Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSIR and HGR with All India Rank 103. आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टर्म्स के जो कि इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड हैं। छोटे छोटे टर्म्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं इम्यूनोलॉजी का। आप कोई भी चैप्टर अगर कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो लेट्स स्टार्ट। दीज टर्म्स इंक्लूड्स एंटीजन, ठीक है, एंटीजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिसिटी, फर्दर हेप्टिन, एपिटोप एंड सुपर एंटीजन्स। ठीक है, एक एक करके हम कवर करते हैं। देखिए, एंटीजन क्या होता है। एंटीजन अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, एंटीजन एक कोई भी ऐसा फॉरेन सब्सटेंस या कोई भी ऐसा, समटाइम्स इट कैन बी सेल्फ, हमारी बॉडी का खुद का भी ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कंपाउंड या मॉलिक्यूल that can combine with the immune cell, immune molecule, that is effector cell or effector molecule. इफेक्टर मॉलिक्यूल आपके क्या होते हैं? एंटीबॉडी या टी सेल रिसेप्टर या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और इफेक्टर सेल्स में आपके बी सेल आते हैं और टी सेल आते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये पैथोजन है दो, ठीक है, और इनकी सरफेस पे जो ये प्रोटीन है, मान लीजिए ये हमारा वही कोरोना वायरस है, ठीक है, इसकी स्पाइक प्रोटीन है, यहाँ पे भी इसके सरफेस पे भी ये ब्लैक ब्लैक जो स्पाइक्स जैसे दिख रहे हैं, ये कोई बैक्टीरिया है, उसकी भी प्रोटीन है। अगर ये बैक्टीरिया और या ये वायरस के सरफेस कंपाउंड में अगर ये क्षमता है कि ये हमारे बॉडी में एंटर होने के बाद एंटीबॉडीज से कंबाइन कर सके या फिर टी सेल रिसेप्टर से टी सेल्स पे जो कि पाए जाते हैं उनसे ये कंबाइन कर सकते हैं, दैट मीन्स ये एंटीजन है, ठीक है। फिर ये एक एंटीजन कहलाएंगे और ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस, ये फिनोमेना कहलाता है एंटीजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी, ठीक है। ऑल्दो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एनकाउंटर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से होता है, प्रोसेसिंग होती है एंड देन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एमएचसी मॉलिक्यूल के थ्रू इन्हें प्रेजेंट करती है टी सेल से, ठीक है। सोल्यूबल एंटीबॉडी डायरेक्टली ही एनकाउंटर कर जाते हैं, तो ये फिनोमेना कहलाएगा एंटीजेनिसिटी। नाउ व्हाट विल बी नेक्स्ट? अगर मान लीजिए यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ एंटीबॉडी बी सेल है और बी सेल रिसेप्टर के साथ में और यहाँ टी सेल रिसेप्टर के साथ में अगर इंटरेक्शन होता है, फाइनली द एंटीजन आके इंटरेक्ट करता है और अगर उसमें इतनी क्षमता है कि आगे का कैस्केड, आगे का जो भी प्रोसेस है वो उसको वो इनिशिएट कर पाए, ठीक है। आगे जो लाइक मेनली जो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि फॉस्फोराइलेशन होता है टायरोसिन एंजाइम का, ठीक है। तो वो अगर इस तरह से और आगे तक का वो प्रोसीड करवा पाए, देन दिस फिनोमेना, मतलब एक इम्यून रिस्पॉन्स रेज कर पाए, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है। तो एंटीजेनिसिटी इज द ओनली स्टेप प्रायर टू दैट ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी कह सकते हैं, क्योंकि एंटीजेनिसिटी में केवल अभी बाइंड होता है, बाइंड होने के बाद अगर उस एंटीजन में इतनी क्षमता है, उस सब्सटेंस, उस मॉलिक्यूल में अगर इतनी क्षमता है कि आगे का सेल का रिस्पॉन्स वो एलिसिट कर पाए, इनिशिएट करवा पाए, तो वो कहलाता है इम्यूनोजेनिसिटी। और वो सब्सटेंस ऐसे केस में वो एंटीजन इम्यूनोजन कहलाएगा, ठीक है, इम्यूनोजन। एक और एक इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट दैट एवरी इम्यूनोजन इज एन एंटीजन, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी एंटीजन इज एन इम्यूनोजन, ठीक है, क्लियर है। मूविंग ऑन टू हेप्टेन। देखिए, हेप्टेन की अगर बात करें तो हेप्टेन इज मोर और लेस लाइक एंटीजन, ठीक है। मतलब वही है कि ये हमारे बॉडी में हमारे इफेक्टर मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडी से या टी सेल रिसेप्टर से बाइंड तो कर देता है, बट अलोन इट इज नॉट एबल, क्योंकि कह लीजिए इसका साइज बहुत छोटा होता है या वो एक स्टिमुलस इतना उसके द्वारा इतना हाई स्टिमुलस नहीं दे पाता है वो कि इम्यून रिस्पॉन्स रेज अप हो सके उसके अगेंस्ट। तो कैपेसिटी है कि वो बाइंडिंग कर ले, लेकिन आगे का कोई प्रोसेस, इम्यून रिस्पॉन्स रेज नहीं हो पाता। ऐसे कंपाउंड को, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं हेप्टेन। अब और भी इजी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है,
आपने हीट किल्ड कर दिया उसका, आप कुछ भी ना उसका न्यूक्लिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड, उसमें जेनेटिक मटेरियल भी फंक्शनलेस है, ठीक है। जो उसके सरफेस पे अगर मान लीजिए कोई प्रोटीन भी थी ऐसी जो कि टॉक्सिक थी हमारे बॉडी के लिए, तो उनको भी इनएक्टिवेट कर दिया और उसको हमने अब अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो भी सेल्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल है, इफेक्टर मॉलिक्यूल, दे रिकग्नाइज दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया एज फॉरेन सब्सटेंस। वो उससे बाइंड तो करेंगी, लेकिन बाइंड करने के बाद क्या होगा, बिकॉज इट्स हार्मलेस, इट इज इन हार्मलेस कंडीशन, आगे का प्रोसेस इम्यून रिस्पॉन्स रेज नहीं होगा, ठीक है। तो इट्स सच इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेप्टेन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू एपिटोप. एपिटोप इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट. देखिए, एंड कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो, सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसे एंगल्फ करती हैं, जो कि हमारी फेगोसाइट हो सकती है, डेंड्राइटिक सेल हो सकती हैं, हमारे थाइमिक एपिथेलियल सेल हो सकती है, बी सेल हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है, ठीक है। हमारा तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसको एंगल्फ करती है, उसको प्रोसेस करती है. प्रोसेस करने के बाद क्या करती है, केवल वो उस पार्ट को टी सेल की अगर बात होने करें हम, तो टी सेल के पास केवल वो उतना ही भाग ले जाती है जो कि टी सेल रिसेप्टर से बाइंड होना होता है, ठीक है। या अगर हम बात करें एंटीबॉडी के केस में, एंटीबॉडी भी पूरे मॉलिक्यूल से अपना कंबाइन नहीं होती है, वो भी केवल उस इतने इंपॉर्टेंट पार्ट से बाइंड होती है जो कि एक इम्यून रिस्पॉन्स को या एक बाइंडिंग के लिए वेरिएबल उसके एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, मतलब जो उसको एक एंटीजन की प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है, उसको बाइंडिंग करवा पाए एंटीबॉडी से, तो वो कहलाता है एपिटोप. एपिटोप में कंप्लीट नहीं आता, एपिटोप इज अ पार्ट ऑफ एंटीजन, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू सुपर एंटीजन. सुपर एंटीजन अगर बात करें, दे आर मेनली एक्सोटॉक्सिन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एंड दे आर वेरी लीथल, दे कैन कॉज डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, क्योंकि इतना एक्यूट ये आपको शॉक सिंड्रोम क्रिएट कराते हैं और आप पता भी नहीं चलता कि कितनी जल्दी इनका हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है, ठीक है. तो होता क्या है, देखिए, मान लीजिए ये हमारे एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है और इसमें ये जो है MHC मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारा MHC मॉलिक्यूल है, ठीक. नेक्स्ट हमारा टी सेल है, ये हमारी टी सेल है. टी सेल के पास भी क्या है, टी सेल के पास टी सेल रिसेप्टर है ना. टी सेल के पास क्या है, टी सेल रिसेप्टर है. तो आइडियल सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि अगर कोई एंटीजन आता है तो ये एंगल्फ करेगी, उसको प्रोसेस करेगी और फिर यहाँ पे उसको प्रेजेंट करती है टू टी सेल को. बट सुपर एंटीजन इतने ज़्यादा होशियार होते हैं, दे स्किप दिस एंटीजन प्रोसेसिंग एंड दे डायरेक्टली बाइंड टू एट सम रॉन्ग रीजन ऑफ TCR और MHC. ये मान लीजिए ये सुपर एंटीजन है हमारा, ये यहाँ पे आके इसको बाइंड करते हैं, बाइंडिंग तो करते हैं वो इस टी सेल रिसेप्टर के साथ, लेकिन प्रॉपर्ली यहाँ ना आके वो एक फॉल्स रीजन में आके बाइंड करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक इम्यून रिस्पॉन्स तो जनरेट होता है, लेकिन वो इतना ड्रास्टिक होता है, इट्स नॉट स्पेसिफिक, क्योंकि दे हैव स्किप्ड द एंटीजन प्रोसेसिंग एंड ऑल्सो द इम्यून रिस्पॉन्स जो एक पर्टिकुलर इस एक चैनलाइज वे में जाए तो एक प्रॉपर एक इम्यून रिस्पॉन्स रेज होगा. लेकिन यहाँ पे एक रैंडम, मतलब कि कुछ भी एक एलिसिट होता है जिसका कि जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, इट कॉज द आपका शॉक, इट कॉजेज द शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है, टॉक्सिन 1. ऑल्सो इसका एग्जाम्पल एक और है, स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एंटेरोटॉक्सिन, इकोलाई एंटेरोटॉक्सिन, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंटेरोटॉक्सिन. ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो कि एक्सोटॉक्सिन्स हैं, हमारे बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, ठीक है. तो दिस इज अबाउट द सुपर एंटीजन एंड द अदर टर्म दैट वी यूज फ्रीक्वेंटली इन द इम्यूनोलॉजी chapters or topics. So moving, in the next lecture we'll discuss about the MHC or T cell receptor. ठीक है, चलिए आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.